दोनों को रेगिस्तान में एक सोने की खदान मिल गई। क्योंकि यह खोज कुछ अचानक हुई थी, इसलिए वे तुरंत खुदाई शुरू नहीं कर पाए। नतीजतन उन्होंने अलग होने का फैसला किया। जाने से पहले बियर्ड ने आहवेई को एक सैटेलाइट फोन दिया। वहां की विशाल दूरियों को देखते हुए आने जाने में 4 या 5 दिन लग जाते, और इस अनिश्चितता को देखते हुए कि बियर्ड को खुदाई करने वाली मशीन एक्सकवेटर कब मिल पाएगी, क्योंकि कई तरह की रुकावटें आ सकती थीं, आहवेई को रेगिस्तान के कठोर माहौल का सामना करने के लिए पूरी तरह से अकेले ही पीछे छोड़ दिया गया। फिर भी सोने की खदान की खुदाई जितनी जल्दी हो सके, यह सुनिश्चित करने का यही एकमात्र तरीका था। बियर्ड के जाने के बाद आहवेई ने बड़ी मेहनत से सोने की खदान को फिर से रेत के नीचे दबा दिया, क्योंकि उसे यह पक्का करना था कि कोई तीसरा व्यक्ति गलती से भी उसे न खोज ले। हालांकि रेगिस्तान में उसके कठोर मौसम के अलावा भी कई खतरे थे। रात में शिकारी जानवर भूखी और चौकस नजरों से घूमते रहते थे। इन जानवरों के लगातार खतरे का मतलब था कि आहवेई एक पल के लिए भी अपनी चौकसी कम करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसे डर था कि अगर उसे नींद आ गई तो जानवर उसे खा जाएंगे। उसने अपने हथियार को कसकर पकड़ रखा था और अपने आसपास की हर आवाज और हलचल पर लगातार नजर रखे हुए था। हाथ में हथियार होने से उसे थोड़ी बहुत सुरक्षा का एहसास होता था। उसने भोर होने तक इस थका देने वाली पहरेदारी को सहा और आखिरकार तब जाकर अपनी आंखें बंद करने की हिम्मत जुटाई, क्योंकि तब तक जानवरों के शिकार करने का समय बीत चुका था। आखिर दिन की गर्मी इतनी ज्यादा होती थी कि वे उसे सहन नहीं कर पाते थे। फिर भी आहवेई को अभी कुछ ही घंटों की नींद मिल पाई थी कि सूरज निकल आया और अपनी तेज गर्मी से उसे झुलसाने लगा। अत्यधिक गर्मी के कारण उसके लिए और ज्यादा देर तक सो पाना बिल्कुल असंभव हो गया था। फिर भी इस कठिन परीक्षा के बावजूद उसे सोने की खदान को बस निहारने से ही सुकून मिलता था, क्योंकि यह उस चीज का प्रतीक थी जो उसकी किस्मत बदल सकती थी। जब वह इलाके का जायजा लेने के लिए बाहर निकला तो उसे एक हवाई जहाज का मलबा मिला। हवाई जहाज का मुख्य ढांचा फ्यूजलेज काफी हद तक सही सलामत था और उसके अंदर इतनी जगह थी कि वह आराम से घूम फिर सकता था। साथ ही उसे सूरज और हवा दोनों से बचाव भी मिल रहा था। इसकी एकमात्र कमी यह थी कि यह सोने की खदान से काफी दूर था। हालांकि उसने पहले ही एक उपाय सोच लिया था, उसे खोलकर अलग अलग करना। उसने हवाई जहाज के मुख्य ढांचे को खोलना शुरू कर दिया और उसकी धातु की बाहरी परत के टुकड़ों का इस्तेमाल करके उन्हें एक पेड़ के सहारे टिकाकर एक काम चलाऊ आशियाना बना लिया। उसने जानबूझकर एक छोटी सी जगह खुली छोड़ दी थी ताकि वह वहां से बाहर का नजारा देख सके और सोने की खदान पर लगातार नजर रख सके। इसके बाद उसने बाकी सभी तरफ से जगह को बंद करके अपना ठिकाना पूरी तरह से तैयार कर लिया। जब उसका ठिकाना बनकर तैयार हो गया तो आखिरकार उसे एक गहरी और सुकून भरी नींद की उम्मीद बंधी। लेकिन क्योंकि उसने सोने की खदान पर नजर रखने के लिए वह छोटी सी खिड़की खुली छोड़ रखी थी, इसलिए सुबह की धूप सीधे उसके माथे पर आकर पड़ी। जब आखिरकार उसकी नींद खुली तो धूप की वजह से उसके माथे पर फफोले पड़ चुके थे। नींद की भारी कमी और लंबे समय तक अकेले रहने के मानसिक तनाव से जूझते हुए उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी। हालत यहां तक पहुंच गई कि वह अपने पैरों के नीचे जमीन पर रेंगते बिच्छुओं से भी बातें करने लगा। एक सूअर की तरह बड़े से पेट के साथ इधर उधर डगमगाते हुए घूमना। एक बहुत बड़ा फूला हुआ पेट। तुमने अपनी पूरी जिंदगी की ताकत इसी जगह पर लगा दी है। क्या अब तुम्हें इस बात का एहसास हो रहा है? तुम बस यहीं रह सकते हो। इतना सब कुछ झेलने के बाद उसे इस बात का कुछ पछतावा होने लगा कि वह सोने की खदान की रखवाली करने के लिए वहां रुका रहा। नतीजतन उसने एक ऐसा फैसला किया जो हुजी के साथ हुए उसके समझौते के खिलाफ था। उसने सोने का एक टुकड़ा तोड़ लिया, यह सोचकर कि वह पहले वहां से निकल जाएगा और बाकी बातें बाद में सोचेगा। लेकिन जैसे ही वह अपना सामान पैक कर रहा था तभी हुजी का फोन आया। अरे! वेई ने बात शुरू करते हुए हुजी को बताया कि उसने सोने का कुछ हिस्सा तोड़ लिया है और अब वह वहां से निकलने की तैयारी कर रहा है। ये सुनते ही
हूजी ने तुरंत अपनी मीठी मीठी बातों से उसे बहकाना शुरू कर दिया, और बस फिर क्या था, हूजी के भरोसे से तसल्ली पाकर आह वेई एक बार फिर वहीं रुक गया।